अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। हमारे साथ सरदार अख्तर मेंगल मौजूद हैं, BNP मेंगल के सरबराह हैं। और ये आज हफीज़ बलोच जो लापता बलोच स्टूडेंट है, उसकी बाजियाबी के लिए जो बलोच तलबा ने जो धरना दे रखा है इस्लामाबाद में और आज उसका 12वां रोज़ है, उसमें ये आए हैं इन बच्चों से यकजहती के लिए। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी सियासी जमात जो बलूचिस्तान की है उसके सरबराह हैं, कौमी असम्बली में भी नुमाइंदगी रखते हैं, सेनेट में भी नुमाइंदगी रखते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये मसला इसके लिए कहाँ किन फोरम्स पे ये आवाज़ उठाएंगे। मतलब आप ये जो हफीज़ बलोच जो बच्चा है, आपने यकीनन इन तलबा से सुना होगा कि किस तरह से वो लापता हुआ और क्या वाक़या पेश आया, क्या आप लोग कर सकते हैं? शुक्रिया साहब। देखिए, पहला वाक़या नहीं है ये हिंदुस्तान में कोई ऐसा रोज़ नहीं गुजरता कि किसी के घरों से, हमारे तालीमी इदारों से जो ना नौजवानों को उठाया नहीं जाता। वो सिलसिला भी आज का नहीं है, कई सालों से ये सिलसिला जारी है। और जिसके सिलसिले में असम्बली के पहले इजलास में मैंने लिस्ट प्रोवाइड की थी मिसिंग पर्सनस की, जो डिमांड भी हमने रखी थी इस हुकूमत से कि जो उनकी बाजियाबी हमारा उनके मुआहदे का जो है ऐसा अव्वल वही था। लेकिन बदकिस्मत ये रही कि उसको सीरियस नहीं लिया गया। अब तो इन बच्चों से जो हाल हवाल हमारा हुआ है, खुद भी जो देखते हुए हम, न सिर्फ बलूचिस्तान में, अब तो इस्लामाबाद में भी बलूची ज़बान, बलूची लिबास और बलूचियत एक जो है दहशत गर्दी की अलामत साबित करने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं कि मज़ामत हो रही है, और हमने रोज़ अव्वल ये कहा था कि उस मज़ामत के पीछे जब तक कि आप लोगों ने उस के रूट कॉज को नहीं ढूंढा, ये मज़ामत ना ख़त्म होगी, ना ये बंदूक से ख़त्म होगी, ना ही ये तोपों से ख़त्म होगी। और उसकी तरफ भी किसी ने आज दिन तक कोई तवज्जो नहीं दी। और जिस अंदाज में नफ़रतें पैदा की जा रही हैं, इन नौजवानों के दिलों में आप प्यार और मोहब्बत नहीं बढ़ रहे, इनमें नफ़रतें पैदा की जा रही हैं। तो उस वक्त का सोचें जब ये नस्ल और आने वाली क़यादत यही नस्ल होगी ना, हमारी जगह हमें रिप्लेस यही करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट में रिप्लेस करें, चाहे लीडरशिप के हवाले से रिप्लेस करें, यही क़यादत जो है रिप्लेस करेगी। जब इनके दिलों में आपने अपने लिए ये नफ़रत इस हद तक पैदा की है, तो इनका हाल तो हमारी आंखों के सामने, आपका हाल क्या होगा उस दिन के लिए सोचें। अगर लिबास ज़बान को आपने हमारी दहशत का अलामत बना दिया है, तो फिर 9/11 में जो दुनिया आपकी तरफ उंगली उठाती थी कि पाकिस्तानी सब दहशतगर्द हैं, लंदन बॉम्बिंग में जब पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे तो यूरोपियन सब आपकी तरफ उंगली उठाते थे कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। या एज ए होल 9/11 या जो आपकी इस्लामी जो दहशतगर्दी हवाले से जो वाक़यात हुए हैं, उसमें जब मुसलमानों की तरफ उंगली उठाई जाती थी गैर मुस्लिमों की तरफ से, तो आप उन इल्ज़ामात को खुद सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा लिबास, हमारी ज़बान आपकी नज़र में दहशतगर्द हैं, तो फिर हमें आपने रखा ही क्यों अपने पास पे? सिर्फ हमारे वसाइल ही आपको दरकार हैं, सिर्फ हमारा साहिल ही आपको दरकार है, सिर्फ हमारी ज़मीन ही आपको दरकार है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जब उस आपके उस आइन में जो है डार्क नज़र आता है, तो फिर आप इन बच्चों से ये तवक्को क्यों करते हैं उस अंधेरी में पलने वाले उस आइन की जो ये पासदारी करेंगे। अच्छा अख्तर मेंगल साहब, आपने खुद बात की वसाइल की भी कि क्या आपको हमारे वसाइल और साहिल दरकार है सिर्फ। आप ये जो आपने उस वक्त भी मुआहिदा भी किया था इस हुकूमत से, और आप उस मुआहिदे की पासदारी ना करने की वजह से जो आपने जिसकी एक बुनियादी शिक थी कि लापता अफराद को जो बलोच हैं उनको वापस उनके घरों को भेजा जाए, तो अगर आपसे हम पूछें कि आपकी नज़र में ये एक लापता
لوگ گھر آئیں. اس کے علاوہ کیا کیا ایسے گریوینسز ہیں جو اگر یہ ریاست یہ حکومت ایڈریس کرے تو شاید جو بلوچستان میں جو اس وقت ایک آپ کہہ لیں کہ ایک شورش برپا ہے, جو ایک مزاحمت ہو رہی ہے, وہ تھم جائے اور یہ چیزیں ریوائز ہونے لگ جائیں, بہتری کی طرف جانے لگ جائیں. دیکھیں, سب سے جو اہم امپورٹنٹ جو نقطہ ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ, جو ابھی تک 72-73 سالوں سے ان کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں کرتا. اب ان کا مائنڈ سیٹ, ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو اس کو ہم چینج کر سکیں. یہ ان عقل کے اندھوں کو خود سوچنا چاہیے کہ جو تجربات وہ بلوچستان میں کرتے آ رہے ہیں, ان کے پاس تھنک ٹینک بھی ہوگی نا. وہ تمام ان واقعات کو, تمام ان وقت کو اور آج کے وقت کو کسی اپنے ترازو میں, ہمارے ترازو میں نہیں, اپنے ترازو میں تول کے دیکھیں کہ انہوں نے اس سے کیا کھویا, کیا پایا. میرے خیال میں جو نفرت جو ہوگی اس ترازو کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا. اور یہ مسئلہ ایک دن میں حل ہونے والا نہیں ہے. پہلا اسٹیپ ہوگا کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا, ان کو اپنے رویے میں تبدیل کرنے لائے ہوگی. بلوچستان کو اس ملک کا ایک برابر یونٹ تسلیم کیا گیا. آج دن تک جو ہے بلوچستان کو ایک کالونی سمجھا گیا. یہ جو بیٹھے ہوئے ہم سب, ہم اس کالونی میں ایک غلام کی حیثیت سے جی رہے ہیں. غلام کی زندگی یہی ہوتی ہے نا. یہ دیکھیں, اس پتلے کو جو زنجیریں لگائیں, حقیقتاً ہمارے جسموں پر آپ کو زنجیریں نظر نہیں آتی, لیکن ہم سب جو ہے ان زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں. سیاسی حوالے سے ہم نے جگڑا ہوا ہے, تعلیم کے اصول سے ذریعے سے ہمیں ان زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے. اور بلوچستان کو جب تک اس ملک کا ایک برابر یونٹ تسلیم نہیں کیا جاتا, نمبر 2, اور نقصانات ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کرتا ایک طرفہ نقصانات دونوں طرف ہوئے ہیں, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے ریاست کی ہوتی ہے. دینے کے لیے ریاست کے پاس ہوتا ہے. ریاست اگر اسی ریاست نے وہ غلطیاں کی جس سے بنگال سے جو بنگلہ دیش بنا, آج ہم اس لکیر کو پھر پیٹ رہے ہیں. ریاست کی غلط کاریوں کی وجہ سے وہ تو بنگالیوں پر ایک ملٹری آپریشن کر رہا ہے, وہ آپ سے الگ ہو گیا. ہم پر تو 5واں ملٹری آپریشن جاری, بلوچستان پہ تو ملٹری آپریشن جاری تھا. اب تو اسلام آباد میں جو ہے جس کو سیفسٹ اور سیکیور کیپٹل کہتے ہیں, ہمارے بچے وہاں پر بھی محفوظ نہیں, تو ہم جائیں تو کہاں جائیں. یہ سب جو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں, کوئی دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر انہوں نے یہاں پر کوئی دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کی ہے تو پھر جا کے اس انسٹیٹیوشن کے ان ہیڈز اور ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں کہ ان کو کون سی دہشت گردی کی. یہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے ان کے ماں باپ نے جو ہے اپنے گھر کا سامان بیچ کر, یہاں تک کہ اپنے زیورات بیچ کر ان کو یہاں تک بھیجا ہوا ہے. کس تکلیف میں مبتلا ہو کر ان کو یہاں پر بھیجا ہو, اور ان کو یہ جب خطرہ ہو کہ جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا جا رہا ہے اس کے بدلے میں وہ مسنگ ہو جاتے ہیں یا ان کی لاش برآمد ہوتی ہے, تو پھر ان کو یہاں پہ کیوں بھیجے, تو پھر ان کو کسی اور کریں. تو سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس بلوچستان کو ایک یونٹ کے حساب سے تسلیم برابر, اور جو بھی نہ کہ صرف یہ ایک ملک نہیں ہے جہاں پہ 4 صوبے ہیں, اس دنیا میں ایسے ممالک ہیں جس پر کئی صوبے ہیں, ان کو بھی وہ برابر حق دیا جاتا ہے. ہمیں اپنی زبان بولنے کا اختیار نہیں, ہمیں اپنی لباس پہننے کا اختیار نہیں, ہمیں اپنی ثقافت منانے کا اختیار نہیں. اس سے بڑی غلامی کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا اختر مینگل صاحب, جیسے کہ آپ نے تمام گریوینسز آپ نے بیان کیے ہیں بلوچ ہمارے بہن بھائیوں کے, ایک میں چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ایک نو کانفیڈنس کی بات چل رہی ہے, اور آپ نے بھی کہا کہ ہم دن نہیں گھنٹے گن رہے ہیں, تو یہ جس اپوزیشن کے ساتھ مل کے آپ نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ دیں گے, اگر ان کیس انہوں نے کامیاب ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ نے کوئی پرائر کنڈیشن اس ووٹ کے لیے ان کے پاس ان کے سامنے رکھی ہے کہ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہوگا, یہ حفیظ بلوچ اور دیگر بچے اپنے گھروں کو واپس آئیں گے, اپنے ماں باپ کے پاس, اپنی بہنوں کے پاس, اپنے بھائیوں کے پاس, کیا آپ نے یہ شرط وہاں پہ بھی رکھی ہے؟ بالکل. دیکھیں, ہم نے اپنی کمیٹی کا میٹنگ بھی بلائی, کل صبح ہماری یہاں پہ میٹنگ بھی ہم نے 31 میں بلائی ہوئی.
एक मरहला नहीं है, एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और फिर जो है दूसरी हुकूमत का मरहला। जो हमारे इत्तेहादी हैं, चाहे वो PDM है, उनके सामने शुरू अव्वल से हमने ये शराइत रखी कि आपको ये सोचना चाहिए कि हम वहाँ से छोड़कर क्यों आए। हमने वजारतों के लिए नहीं छोड़े। अभी भी जो वहाँ पर इत्तेहादी उनसे नाराज़ हैं, या तो किसी को महकमा छोटा मिला है, किसी को बड़ा मिला है, और ये महकमे और वजारतें हमें वहाँ पर भी ऑफ़र की गई थी, लेकिन हमने उनको अहमियत नहीं दी। हमने ये जो ग्रीवियंस है इनको ख़त्म करने के लिए नुकात पेश किए थे। अब भी जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके सामने ये रखा है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कोई वजारत की हम तलबगार हैं, ना किसी चीज़ की। हमारे जो मुतालबात हैं, आने वाली हुकूमत वो हमें क्या एश्योरेंस देगी कि उनको किस तरह हल किया। अच्छा, आपने वैसे तो बात की माइंडसेट तब्दील करने की कि ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत दावा किया जा रहा है, जिसकी मौलाना फजल रहमान और शाहिद खान नवासी साहब और दीगर लोग तस्दीक भी कर रहे हैं कि अब कोई टेलीफोन कॉल नहीं आती, और जो एक फ़ौज के इदारे की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, और एक न्यूट्रल की टर्म यूज़ की जा रही है बहुत ज़्यादा। और जिस पर कल इमरान खान ने भी कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो चलिए, सियासत में तो हम देख लेंगे, आने वाले दिन मज़ीद तस्दीक कर देंगे कि ये न्यूट्रलिटी अगर है तो ये वक्ती है या ये हमेशा के लिए है। लेकिन क्या ये आपको इस पिछले चंद माह के दौरान आपको फील हुआ कि बलोच जो हमारे बहन भाई हैं, जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं, उस पर भी कोई न्यूट्रलिटी का तासुर आपको आ रहा है? कुछ उधर भी कुछ तब्दीली होने का आपको कुछ इम्कान लग रहा है, या कम से कम आपको एक फ़ील आ रही है कि शायद उस तरफ भी कुछ राब्ते किए जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा स्पेस दी जा रही है, सुना जा रहा है ग्रीवेंसेस को, कुछ ऐसा है? हमारे बलूचिस्तान में जो रोड हैं, अच्छी रोड है। एक तो वहाँ पे यू टर्न का कभी आपको साइन नहीं मिलेगा, एक ही रोड है, उसमें यू टर्न नहीं है। और हमारे यहाँ गाड़ी न्यूट्रल में चलती नहीं, वो 4x4 में चलती। मैं आप लोगों के यू टर्न की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ कि क्या वो वहाँ पर भी न्यूट्रल हुए? वहाँ पे तो आज दिन तक तो नहीं हुए हैं। पाकिस्तान में भी न्यूट्रल ये कभी नहीं रहे। अब अगर उन्होंने कसम खाई है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो जब वो न्यूट्रल रहे तो इंशाल्लाह हम दाता दरबार पर जाके चादर भी चढ़ाएंगे। ठीक है। सरदार अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ थे, और हमने इन्होंने बयान किया कि असल मसला जो बुनियादी जड़ है बलूचिस्तान में जो ग्रीवेंसेस की, जो वहाँ पर अब जो सारी इस वक्त शोरश और बदमनी है वहाँ पर, उसकी बुनियादी जड़ जो है वो यही बलूचिस्तान के जो लापता अफराद हैं वो है, और जो हमारे बलोच बहन भाई हैं, इनकी सकाफत, इनकी ज़ुबान को एक्सेप्ट ना करना है। जो भी है, ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं, ये यहाँ पर किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं लेने आए। तो अगर जो पढ़ते बच्चे हैं वो लापता हो रहे हैं, तो जो बेचारे उधर बैठे हुए हैं, जिस शहरों से हमें रिपोर्टिंग की भी इजाज़त नहीं, तो सोचिए वहाँ पर किन हालात में होंगे बच्चे। तो इन्होंने बात की, और इसके अलावा इन्होंने न्यूट्रलिटी का भी इन्होंने कहा है कि अगर ये न्यूट्रलिटी बलूचिस्तान की हद तक भी आ जाए, यानी कि बलोचों के भी जो ग्रीवेंसेस हैं बलूचिस्तान के, वो अगर एड्रेस किए जाएँ तो ये दाता दरबार जाके चादर चढ़ाएंगे। मेरे ख्याल में इससे बेहतर मैसेज कुछ नहीं हो सकता। अभी भी वक्त है रियासत के पास कि वो अपने न्यूट्रलिटी को बलूचिस्तान की हद तक भी शो करे। और ये बात याद रखिए कि देने के लिए हमेशा रियासत के पास होता है, आवाम के पास कुछ नहीं होता। जिनके ग्रीवेंसेस होते हैं रियासत ही उनको दे सकती है, तो ये रियासत का काम है कि इसको एड्रेस करे। और रियासत से मुराद हमारी मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान की फ़ौज है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।